नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज जो हम अपना वीडियो लेकर के आए हैं वो है हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 4 तक की, मतलब पार्ट 1, 2, 3, 4, ये पार्ट 4 तक की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिसमें हमने पार्ट 1 में यूरोपीय संघ, पार्ट 2 में आसियान, पार्ट 3 में ब्रिक्स और पार्ट 4 में सार्क के बारे में एक सेपरेट वीडियो, मतलब एक एक वीडियो कर करके हमने इसको पढ़ा दिया है। एकदम अच्छे से समझा दिया, एकदम सरल भाषा में सभी चीज़, एकदम सभी डाउट, अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपके सभी डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उन वीडियो के लिंक जो है वो पार्ट 5 जो वीडियो अपलोड करूँगा उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप लाइन से वो सारे वीडियो देख ले, क्योंकि वो जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर साल फिक्स है जो उसमें से 4 या 6 नंबर का जो प्रश्न बनता है वो एक ना एक पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। चलिए हम अपना पार्ट 5 जो वीडियो है उसे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चीन का जो हमारा आज टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे सत्ता के नए केंद्र के जो रूप में जो देश उभर रहे थे, तो उसमें चीन किस प्रकार से उभरा। तो इस जो हमारा ये पार्ट 5 वीडियो इसमें हम सिर्फ चीन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चीन का विकास, मतलब चीन का जो 1949 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। 1949 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो वहाँ से किस प्रकार इन्होंने अपना विकास किया और क्या क्या इन्होंने सुधार करने के लिए अपने चीन का जो विकास में जो या फिर अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या नीतियाँ इन्होंने लगाई या फिर प्रयोग किया, उनके बारे में हम इस चैप्टर में या फिर इस पार्ट जो वीडियो है हमारा इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जो जब 1949 में चीन आज़ाद हुआ तो उस समय माओ का नेतृत्व था। तो यहाँ पर किनका शासन था, माओ का। यहाँ पे आप माँ मत समझ लेना, यहाँ पर मम्मी या फिर माँ की बात नहीं की जा रही है। वहाँ पर एक शासन या फिर राजनीतिक जो पार्टी थी वो थी माओ के द्वारा ही यहाँ पर शासन किया जा रहा था। तो क्या हुआ, जो माओ के नेतृत्व में उस समय जो शासन हो रहा था, तो चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हुई। तो माओ द्वारा उस समय चीन में नेतृत्व था। तो शासन प्रणाली जो उनका जो विचारधारा थी वो क्या थी, साम्यवादी शासन के ऊपर में। जैसे सोवियत संघ की थी वैसे ही माओ की भी विचारधारा साम्यवादी पर आधारित थी। तो उनके ही नेतृत्व में चीन में शासन क्या हुआ, इनके द्वारा स्थापित किया गया। तो शुरू में जब 1949 में आज़ाद हुआ तो यहीं से शुरू में यहाँ पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पर नहीं अपनाया गया। यहाँ पर कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई, साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अब क्या हुआ, ये अर्थव्यवस्था जो अपनाई गई तो इसके कारण क्या हुए, निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई। फायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इनके बीच जब ये अपने आप को विकसित कर रहे थे, तो हमें पता है अगर कोई देश विकसित होता है तो कुछ ना कुछ उनके समक्ष समस्याएं इकट्ठा होती है। तो चीन के भी सामने कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई या फिर कुछ उनसे गलतियां हुई। तो 3 पॉइंट हैं इनके, 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। जैसे कि अगर आप इसको अगर समझ लेते हैं तो आपका पेपर में आपका एक सवाल और अच्छे से आपको पक्का हो जाएगा। क्योंकि पेपर में हम जानते हैं कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता है, लेकिन ये वाला सवाल जो है कुछ लगता है मुझे जो इस बार पूछा शायद जा सकता है। कि अब आपको मैं ये बता देता हूँ प्रश्न किस प्रकार बनेगा। तो प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था के समय कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई चीन में। तो चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं। क्या हुआ कि सारे संसाधन को उद्योग में लगा दिया गया। अब क्या हुआ, चीन ने क्या करा, जो अपना सिर्फ उन्होंने क्या कर दिया, उद्योगों पर क्या कर दिया, अपना ध्यान एकत्रित या आकर्षित कर दिया। उन्होंने क्या करा, जो सारे संसाधन जो थे उनके पास, उन्होंने क्या कर दिया, सारे संसाधन उद्योगों में लगा दिया, जिस कारण अन्य कार्य स्थिर रह गया तथा विकास न हो सका, उसका विकास नहीं हो पाया। अब क्या हुआ इसमें कि चीन ने सारे संसाधन क्या कर दिए, उद्योगों पर लगा दिए, जिसके कारण बाकी जो कार्य होने थे, जैसे कि
कृषि में विस्तार हो गया, नए नए कृषि में मशीनों का लाना हो गया जैसे कि, और उसके बाद बाकी जितने भी कार्य जो अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए, जैसे पेट्रोल डीजल, इन सब बुनियादी जरूरत की जो चीज़ें थी उन सबको क्या हो गया, इसके कारण नुकसान हो गया क्योंकि संसाधन बचे नहीं थे, सारे संसाधन उन्होंने उद्योगों पर लगा दिए। तो एक तो समस्या ये उत्पन्न हुई। दूसरा था चीन में रोजगार, सुविधा और स्वास्थ्य तो बहुत ज़्यादा था, खूब विकास किया, परंतु जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर सका। अब क्या हुआ, दूसरा पॉइंट कि चीन में रोजगार भी आ गया, सुविधा भी आ गई और स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया, पूरे विश्व में इनके स्वास्थ्य और सुविधा और जो रोजगार की चर्चा होने लगी। परंतु क्या हुआ कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही थी। इन्होंने जो माओवादी शासन जो थी, जिनके नेतृत्व में ये शासन चल रहा था, उन्होंने जनसंख्या पर विचार ही नहीं किया। अब क्या हुआ, जो रोजगार, सुविधा और स्वास्थ्य तो पूर्ण रूप से इनके पास था, परंतु जनसंख्या जो आगे बढ़ रही थी तो उसके कारण ये सभी क्या हो रहे थे, छोटे पड़ जा रहे थे, क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ गया तो रोजगार एक बाइक तो बढ़ नहीं सकता, वो धीरे धीरे बढ़ता है, और जनसंख्या जो लगातार बढ़ते ही जा रही थी बिना किसी रोक टोक के। तो इसलिए ये सब चीज़ें क्या होंगी, जनसंख्या के आगे रूढ़ या फिर छोटी पड़ गई। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। क्या हुआ कि कृषि परंपरागत तरीके से होने के कारण वहाँ उद्योगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही। अब क्या हुआ कि चीन विकास तो हो रहा था, परंतु यहाँ पर कृषि प्रणाली जो थी वो परंपरागत मतलब पुरानी व्यवस्था पर ही आधारित थी। जैसे पुराने ज़माने में जो कृषि, जैसे बैल हो गया, उसके बाद ट्रैक्टर उस टाइम नहीं होते थे तो, और उसके बाद जन मेहनत मतलब व्यक्ति द्वारा ही मेहनत करके जो कृषि में जो फसल को उपजाया जाता था उस पर ही आधारित रह करके चीन में कृषि की जा रही थी, जिसके कारण उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही। मतलब उद्योगों को जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, या फिर उद्योगों ने जो निर्माण करा था नए नए तकनीकों का, तो कृषि में जो किसान थे वो इन सब चीज़ों का प्रयोग कर ही नहीं रहे थे। उन्होंने इन सब चीज़ों से मना कर दिया था प्रयोग करने से। वो चाह रहे थे जो कृषि को पूर्ण रूप से परंपरागत या फिर पुराने तौर तरीकों से ही चलाया जाए। चीन में विकास मतलब चीन के आज़ादी के बाद किस प्रकार से चीन की अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयास और विकास करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए, ये चीज़ें पढ़ने के बाद, अथवा उनके बीच जो समस्याएं उत्पन्न हुई, किन किन कारणों से जो है अर्थव्यवस्था थोड़ी निमग्न या फिर रूढ़ या फिर नीचे आ जा रही थी, वो पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं कि चीन ने इन सबको दूर करने के लिए किन किन चीज़ों को सामने लाई या फिर सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, उन्होंने क्या क्या संबंध बनाए, उन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई, किन किन चीज़ों का निजीकरण किया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने जो यहाँ पर एक बोर्ड में लिखा है, बोर्ड में जो मैंने अभी लिख दिया है, इसमें से अगर परीक्षा में, मैं फाइनल की बात नहीं कर रहा, किसी भी परीक्षा में यदि इसमें से ये जो मैंने अभी चार्ट या फिर ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, अगर इसमें से अगर 1 नंबर का अगर पेपर में सवाल ना है तो आप मेरी वीडियो देखना छोड़ देना या फिर आप मेरी वीडियो को अनसब्सक्राइब मार देना। मैं एकदम पक्का कह रहा हूँ, जो इसमें से 1 ना 1 पर्सन आपका किसी ना किसी पेपर में देख लेना, आप पूछा जाएगा ही जाएगा। और मुझे ये आशा लग रही है जो कहीं 4 नंबर में ये सवाल आपका ना आए, 4 नंबर में। तो इसीलिए ये जो है इसको पूरा देखें, बिल्कुल भी बीच में अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा आपको इसको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि चीन में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो अब बात करते हैं 1972 की ये बात है। उस समय क्या चल रहा था, साम्यवादी शासन या फिर साम्राज्यवादी व्यवस्था पर आधारित चीन जो है अपनी अर्थव्यवस्था को चला रही थी। परंतु क्या हुआ, जो समस्याएं उत्पन्न हुई तो चीन ने भी क्या कर दिया, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना लगभग कुल मिलाकर के चालू कर दिया। तो उन्होंने क्या करा, अमेरिका से जो उनके जो संबंध खराब थे उनको क्या कर लिया, उन्होंने अच्छा करने का प्रयास किया। तो संबंध बनाया उन्होंने अमेरिका के साथ। पहले तो उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास, मतलब राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो उनकी योजनाएं जो थी राजनीतिक और आर्थिक जो अमेरिका से जो अलग थी, उन सबको क्या कर दिया, एकदम खत्म कर दिया इन्होंने अमेरिका से संबंध बनाना। तो अगर पेपर में आता है तो आप सबसे पहले पॉइंट लिखना, 1972 में अमेरिका ने संबंध स्थापित किया। इसके बाद आप इसको
बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट था 1973 में उस समय के प्रधानमंत्री थे जो चीन के, उनका नाम था चाओ एन लाई। ये याद कर लीजिएगा, 1973 में चीन के प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई। उन्होंने क्या कर दिया, कृषि, उद्योग, सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या कर दिया उन्होंने, आधुनिकीकरण। मतलब दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, मतलब कि आधुनिकीकरण का प्रयास। उसके बाद आप इसको बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हो कि 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई द्वारा कृषि, उद्योग, सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी का क्या कर दिया गया, आधुनिकीकरण। मतलब नए तौर तरीके से, नए आधुनिक तरीके से क्या करें, इन सबको आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि को परंपरागत तरीके से जो चलाया जा रहा था उसमें आधुनिकीकरण का रास्ता अपनाया जाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 1978 में वहाँ के एक नेता थे, उनका नाम था देंग सियाओपिंग ने क्या कर दिया, खुले द्वार की नीति अपना ली। अब आप ये बोलोगे खुले द्वार की नीति क्या है, तो खुले द्वार की नीति का मतलब है पूरे विश्व के लिए चीन के द्वार खोल दिए गए, चीन के द्वार खोल दिए गए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब चीन में कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर के व्यापार कर सकता था या फिर अपनी दुकान या फिर उद्योग चीन में लगा सकता था। अब इस पर कोई रोक टोक नहीं था। तो नेता जो थे उस समय नेता थे डेंग सियाओपिंग ने क्या कर दिया, खुले द्वार की नीति अपना ली। उन्होंने पूरे विश्व के लिए क्या है, मतलब चीन के द्वारा पूरे विश्व चीन में अपना व्यापार कर सकती थी। तीसरा पॉइंट ये हो गया। उसका चौथा है 1982 में खेती का निजीकरण। मतलब अब कृषि के भी क्षेत्र में अब क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति आकर के पूरे विश्व में अब चीन में आकर के खेती कर सकता था, कोई रोक टोक नहीं था। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, सभी चीज को जो पहले सरकारी तौर तरीके से चल रही थी अब क्या कर दिया इन्होंने, सभी चीजों को प्राइवेट अर्थात निजी कर दिया गया। उसके बाद 1998 में फिर उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया। अब उद्योग भी कोई भी व्यक्ति आकर के लगा सकता था, अथवा अगर छोटे उद्योग हैं तो वो अब दूसरे उद्योगों से मिल करके अपने उद्योग को बढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों का भी, हालांकि ये जो उद्योगों का निजीकरण हुआ था इससे जो छोटे उद्योग थे उनका नुकसान भी हो गया था। उसके बाद 2001 में चीन ने क्या करा, विश्व व्यापार संगठन में अपना आपको शामिल भी कर लिया, जिससे अब उनको ये अब सहायता मिलने लग गई कि अगर कोई भी नुकसान अगर चीन में होता है तो अब विश्व व्यापार जो संगठन है वो क्या करेगा, हमारी अब चीन की सहायता करेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के अब चीन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े इनके, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। चीन में सुधारों की पहल को जानने के बाद अब हम चलते हैं कि चीन में किस प्रकार जो सुधार हुए उसके कारण क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े या फिर गलत व्यवस्था उत्पन्न हुई चीन में। इसके मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और मैंने जैसा कि आपको बोला था, जो आज जो मैं ये पार्ट 5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसमें से पेपर में एक न एक सवाल पक्का ही आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप बिल्कुल भी बीच में स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि मैंने लाइन से एकदम चीन में जो विकास और सुधार का जो पहल हुआ उसको मैंने एकदम लाइन से करवा दिया है। और ये जो हमारा पार्ट 5 वीडियो है इसका ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि चीन में सुधार के नकारात्मक प्रभाव पड़े। मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहला जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो था विकास का लाभ सभी समाज को ना मिल पाना। मतलब चीन में विकास तो हो रहा था परंतु विकास का लाभ जो था वो सभी समाज को नहीं मिल पा रहा था। मतलब गरीब जो वर्ग था उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा था। गरीब वर्ग को क्या हो रहा था, लाभ नहीं मिल पा रहा था। सिर्फ और सिर्फ लाभ जो मिल रहा था वो मिल रहा था अमीर वर्ग को। उसके बाद बेरोजगारी बढ़ रही थी। क्यों? अब बेरोजगारी बढ़ने का कारण सबसे पहला जो था जनसंख्या बढ़ रही थी, जिस कारण सरकार जो थी या फिर चीन के जो उद्योगपति थे वो क्या कर रहे थे, रोजगार दे नहीं पा रहे थे। और बेरोजगारी बढ़ने का कारण ये था कि लोग जो थे वो सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे, जनता के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे। तो इस कारण से बेरोजगारी चीन में बढ़ी और इसका एक नकारात्मक प्रभाव ये भी था। उसके बाद
महिलाओं के रोजगार और काम का स्थिति अच्छा नहीं था। मतलब यहाँ पर ये है कि महिलाओं भी रोजगार में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगी और काम भी करने लगी, अच्छे से काम भी करने लगी। परंतु क्या हुआ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक काम करवाया। जैसे कि जो पुरुष ज़्यादा काम करने के लिए तो उनसे सिर्फ 8 घंटे या फिर 6 घंटे काम करवाते थे, परंतु महिलाओं से ज़्यादा काम करवाते थे और वेतन कम देते थे। तो एक नकारात्मक प्रभाव ये भी पड़ा और इनकी जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा ही दयनीय हो गई थी, क्योंकि घर में भी जा करके इनको क्या करना पड़ रहा था, काम, और सुबह शाम मतलब पूरे टाइम इनको काम ही काम करना पड़ रहा था। महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। उसके बाद आय असमानता बढ़ गया। अब क्या हुआ, आय असमानता किस प्रकार बढ़ गया कि जो गाँव और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनको इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब कृषि जो थी वो पूंजीवादी तरीके से होने लगी, जो परंपरागत तरीके से होती थी वो अब नहीं हो रही थी। तो इसके कारण क्या हुआ, सिर्फ गांव वालों को इसका फायदा नहीं हुआ, बाद बाकी जो बड़े शहर के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा इससे फायदा हुआ, जो चीन में सुधार हुआ। तो एक नकारात्मक प्रभाव ये भी था। उसके बाद पर्यावरण को हानि हुआ, नए नए उद्योग लगे, नए नए विकास के कार्यक्रम होने लगे, तो जिसके कारण क्या हुआ, जो नए नए प्रदूषित रासायनिक तत्व जो थे वो फैक्ट्रियों या फिर उद्योगों से निकलने लग गए और पेड़ों को काटा भी जाने लगा। इसलिए कॉपी किताब जो हम बनाते हैं उसके में क्या होता है, पेड़ों को बहुत ज़्यादा ही कटाई होती है। तो इसके कारण क्या हुआ, पर्यावरण को हानि हुआ। तो एक नकारात्मक प्रभाव ये भी था। उसके बाद भ्रष्टाचार बढ़ा। अब भ्रष्टाचार किस प्रकार बढ़ा कि चीन के जो राजनीतिक जो नेता थे, उसके बाद जो बड़े जो उद्योगपति थे, मतलब अमीर जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कर दिया, जनता की जो बुनियादी जरूरत की जो चीज़ें हैं वो अब उन्होंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, सब चीज़ को निजीकरण कर दिया, जिसके कारण भ्रष्टाचार जो है पूर्ण रूप से चीन में देखने को मिला। तो ये जो हमारा 5 पॉइंट था यहीं पर समाप्त होता है और पार्ट 5 वीडियो भी हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक बार मैं आपको फिर बता दूँ, जो मैंने पार्ट 4 तक जो वीडियो डाली है वो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। और यही था हमारा पार्ट 5 वीडियो। चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही ध्यान लगा करके पढ़ते रहिए। चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।